Hello everyone, welcome to All in Engineers Career Point Chandigarh. My name is Manish Singh and today I am going to discuss with you a very important topic for upcoming your exam, that is renewable energy. इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ तो दोस्तों HPPSC एंड HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट रेगुलर बेसिस पे आती है और अभी भी 45 वैकेंसीज है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में और 8 वैकेंसीज है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। करेक्ट, इसमें 19 टॉपिक्स है जो प्री मेंस और इंटरव्यूज में है। ये कंप्लीट सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं दोस्तों, और अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जो इंटरव्यू है उस सेगमेंट को भी हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। करेक्ट है, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है जो कि ऑलरेडी गोइंग ऑन है, जो कि ऑलरेडी रन हो रहा है, जिसमें प्री की प्रिपरेशन भी हो रही है और मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, और आफ्टर मेंस जो इंटरव्यू होगा तब हम उसकी भी आपको प्रिपरेशन करेंगे। करेक्ट, तो ये सारे मॉड्यूल्स इजीली अवेलेबल है। आप ये इंजीनियर्स करियर पॉइंट योर पीडीए टीम में कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इज इट राइट? तो यहाँ पे 45 वैकेंसीज है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो कि ह्यूज वैकेंसी है। करेक्ट, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन करनी है और मूव ऑन करना है। करेक्ट, तो ऑलरेडी इसके बैचेस चल रहे हैं। इसी में से इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। करेक्ट, तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पार्ट होंगे उनको मैं कवर करने वाला हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते क्या है, डिफरेंस क्या है, करेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये थोड़ा बहुत ये जो ओवरऑल आइडिया है वो हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में लेने वाले हैं। उसके बाद मैं डिटेल में वन बाय वन, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, बायोफ्यूल हो गया, करेक्ट है, इन सारी एनर्जीज के बारे में वन बाय वन डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। करेक्ट है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि रिन्यूएबल एनर्जी है क्या। इज इट राइट? रिन्यूएबल एनर्जी है क्या, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या है, और कितने तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कितने सोर्सेस होते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी। सो इट इज नथिंग बट इट इज एनर्जी, यू कैन सी हियर, इट इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली रिपीटेटिव, ध्यान रखना, नेचुरल होना चाहिए और रिपीटेटिव होना चाहिए और अबेंडेंट क्वांटिटी होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। करेक्ट है, एंड परसिस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी ऑकरिंग इन द लोकल इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी। क्या क्या होना चाहिए? नेचुरली रिपीटेटिव एंड persistent flow of energy, correct, occurring in the local environment, that is called as renewable energy. करेक्ट। नेक्स्ट है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे पहला सोलर एनर्जी, जो कि एबेंडेंट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है और रेगुलर बेसिस पे एवरी डे कुछ टाइम को अगर हम निकाल दें, करेक्ट है, जैसे क्लाउडी सीजन, कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, उसको अगर हम निकाल दें तो ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर्स एवरी डे एनर्जी आपको सोलर से मिलने वाली है और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन मिलने वाली है। जब तक आपका अर्थ है, जब तक सन है, तब तक एनर्जी कंटिन्यूस सप्लाई होती रहेगी। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, इट इज जनरेटेड बाय हार्सिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। करेक्ट, देखो आपने कई जगह देखा होगा, जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो कई जगह आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस लगी होती हैं। करेक्ट है, तो वो विंड टर्बाइन इसलिए लगी होती है क्योंकि जो अर्थ है इसमें विंड का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस फ्लो है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहता है फ्रॉम हॉट टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये विंड कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा और उस विंड फ्लो को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में बाय यूजिंग विंड टर्बाइन। इज इट राइट? सो इसे कह देते हैं विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर। आपको पता ही है कि जो वाटर है, रेनी सीजन में वाटर है, या फिर अगर हम हिली एरिया की बात करें जहां पे आइस मतलब बर्फ वहां पे जमी होती है और वो कंटिन्यूसली पिघलती रहती है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, वहां से कंटिन्यूस वाटर का सप्लाई होता है। उस वाटर को
हिल्स के बीच में स्टोर कर लिया जाता है डैम बना के, और फिर जो वाटर स्टोर होता है उस वाटर को फर्दर हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन को रन करने के लिए। और हाइड्रोलिक टरबाइन आपका जनरेटर से कनेक्टेड होगा, जो कि जैसे टरबाइन रोटेट होगा जनरेटर का शाफ्ट रोटेट होगा, जनरेटर की कॉइल रोटेट होगी और वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसे कह देते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रो पावर। नेक्स्ट बायोमास एनर्जी। देखो बायोमास एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा वेस्टेज है उस वेस्टेज को, जैसे काउ डंक हो गया, इस वेस्टेज को हम यूज करते हैं फ्यूल बनाने के लिए। ये लीफ वगैरह या प्लांट वगैरह जो वेस्ट हो चुके हैं, करेक्ट है, उनको फर्मेंट करके वहां से उसकी गैस रिलीज होती है, उस गैस को हम यूज कर सकते हैं। इज इट राइट? करेक्ट, उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फॉर कुकिंग पर्पज। तो मल्टीपल पर्पज हैं, तो इसे कहते हैं बायोमास एनर्जी। एंड नाउ डेज बायोडीजल भी आ रहा है जो कि प्लांट वेस्ट डीजल है, करेक्ट। इथेनॉल डीजल आ रहा है जो कि शुगर के से बनता है, करेक्ट। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, इस प्लांट वेस्ट को लेके फर्मेंट करके इथेनॉल बना लेते हैं या फिर बायोगैस बना लेते हैं, करेक्ट है। और इसको बायोगैस आप देखोगे बायोडीजल बनता है, इथेनॉल को ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल वगैरह में। तो इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि शुगर केन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इथेनॉल, करेक्ट, उससे हम फ्यूल बना रहे हैं, करेक्ट है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली हो सकती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस इकोसिस्टम में जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे मैं अगर शुगर केन की बात करूं तो शुगर केन से आपका जैगरी बनता है, शुगर केन से ही आपका शुगर भी बनता है, करेक्ट है। तो ये ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए यूज होता है। तो हमें इस तरीके से उसको यूज करना है कि वो जो कंजम्पशन है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और आपका एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उससे हम फ्यूल को प्रोड्यूस कर सके, जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम कंटिन्यूसली बना रहे और सस्टेनेबल मूव ऑन कर सके, करेक्ट है। जिसे कह देते हैं बायोमास एनर्जी। सो प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल such as wood, agriculture residues, organic waste which is burned or converted into biofuels like ethanol or biodiesel. Is that right? So this is called as biomass energy. Next you can say geothermal energy. geothermal energy क्या है? अर्थ क्रस्ट में ह्यूज अमाउंट का एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट है, करेक्ट है। तो होता क्या है कि उस क्रस्ट से कई बार उस क्रस्ट से हम क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, करेक्ट। तो उसे कह देते हैं हम, दिस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। और इस जियोथर्मल एनर्जी को फर्दर यूज किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी में क्या होता है कि आप मून और सन दोनों ही रोटेट कर रहे होते हैं, तो उस इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन की वजह से आप अगर सी में देखोगे तो वेव्स कॉन्टिन्यूसली डेवलप होती रहती है, और जो वेव्स डेवलप हो रही है उस वेव्स को यूज किया जाता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज ओशन एनर्जी कहलाती है। और इस एनर्जी को भी हम फर्दर अपने हाउस होल्ड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो कि हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, करेक्ट है। इनको हमें एक सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सो इट इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटिक स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जो कि फॉसिल फ्यूल जो होता है दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि एक सर्टेन अमाउंट का अर्थ में अवेलेबल है, और अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज करते जा रहे हैं तो ऐसा टाइम भी आएगा कि वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसको कंप्लीटली हम यूज कर पाएंगे। मतलब वो क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव ग्रेडियंट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब हम उसको यूज करते जा रहे हैं और उसकी क्वांटिटी क्या हो रही, रिड्यूस होती जा रही। वहीं अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो आप कितना भी एनर्जी उससे एक्सट्रैक्ट कर लो, सोलर एनर्जी की एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली। इज इट राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेस होते हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, वो उसकी साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। लेकिन जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपके पास एक सर्टेन लिमिट, सर्टेन अमाउंट का ही अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और जब हम उसको यूज करें, जैसे हम कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो जैसे हम रेगुलरली उसको यूज करते जा रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, उसकी क्वांटिटी घट रही है। क्यों? क्योंकि इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इज इट राइट? जो हमारी लाइफ स्पैन है उसके हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम हाई है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटिक stores energy that remain underground unless released by human interaction। मतलब वो अर्थ में है, उनको आप निकालते हो, जैसे कोल को आप माइन करके बाहर निकालते हो और उसको बर्न करके हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग उसको यूटिलाइज कर रहा है। इज इट राइट? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल, और दूसरा आता है नेचुरल गैस, और यहीं पे आता है न्यूक्लियर एनर्जी। दीज थ्री आर द मेन सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। फर्स्ट वन यू कैन सी फॉसिल फ्यूल इन दिस, फर्स्ट वन जो आएगा वो कोल आएगा, एंड देन पेट्रोलियम है। कोल क्या है? कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक्स है ये, करेक्ट। कोल क्या होता है? दिस इज कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक्स that can be burned to produce electricity, that is called as coal। और वहीं पे मैं अगर ऑयल पेट्रोलियम की बात करूं, दिस इज लिक्विड हाइड्रोकार्बन, दिस इज लिक्विड हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, करेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि ओएनजीसी है भारत में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है, ये कॉन्टिन्यूसली हमारे इंडिया के पेरीफेरी में, इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर या भारत के समंदर में जो हमारा टेरिटरी है उसमें कॉन्टिन्यूसली वो सर्च करते रहते हैं। पेट्रोलियम के जो बेल्स हैं उनको सर्च करते रहते हैं, पेट्रोलियम जो है उसकी क्वांटिटी सर्च करते रहे, कहाँ पे अवेलेबल है, करेक्ट है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कई बार सर्च करने के बाद हमें कहीं एक लोकेशन मिलती है जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, और अगर वहाँ पे हम वेल बनाते हैं, वहाँ पे कुआं खोदते हैं, तो अर्थ से हमें क्या मिलता है? ऑयल के फॉर्म में एक हाइड्रोकार्बन मिलता है, और उस हाइड्रोकार्बन को फर्दर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन वी गेट डिफरेंट ग्रेड ऑफ एनर्जी, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऐसे बहुत सारे। और उसी में से आपको एक गैस भी मिलती है जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हमें वहां से मिलते हैं। इज इट राइट? So this is oil, petroleum or gases. Next है natural gas, a mixture of hydrocarbon gases extracted from underground reservoir of the earth. Yes or no? And again it is used as a for producing electricity. It is used for cooking purpose, जैसे LPG गैस है वो कुकिंग के लिए डायरेक्टली यूज होता है। Is it right? हीटिंग पर्पस यूज होता है, करेक्ट, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस, करेक्ट। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट इन अर्थ, और ये एक नॉर्मल माइनिंग प्रोसेस से नहीं निकलता कि आप गए गड्ढा खोदे वहां से न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव जो मैटर है उसको निकाल लिया और उसको जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लिए। तो देखो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप का है, इसका माइनिंग का तरीका अलग है, इसको यूज करने का तरीका अलग है, करेक्ट है। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, एंड देन फर्दर इट इज दिस रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक अ फ्यूल रॉड, जो कि यूरेनियम का फ्यूल रॉड बनाया जाएगा, एंड उस फ्यूल रॉड को एक स्पेसिफिक प्रोसेस में, स्पेसिफिक चैम्बर में उसको प्रोसेस किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, जिसमें फिजन या फिजाइल रिएक्शंस होती हैं, और उस रिएक्शन की हेल्प से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट स्टीम इज फर्दर यूटिलाइज्ड फॉर द पावर जनरेशन। इज इट राइट? तो ये तरीका होता है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने का, करेक्ट। So now you can see the renewable energy, the scale of practical application। अगर मैं renewable energy की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी कुछ किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इज इट राइट, या कुछ मेगावाट इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, उसको हम रिन्यूएबल ऐसे नहीं कर देंगे। उसके लिए इंटरनेशनली बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी हम उस एनर्जी को कहेंगे जिसकी स्केल में अगर हम देखें तो 10 to millions ऑफ वॉट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो 10 to many millions of watts के अगर क्वांटिटी में ग्लोबली अवेलेबल है, then that is considered as renewable energy. Is it right? That one is considered as renewable energy. Is it right? However, for each application we must have 5 question. जब भी हम किसी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे तो सबसे पहले हम अपने आप से ये 5 क्वेश्चन करेंगे, और उन 5 क्वेश्चन की हेल्प से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेदर जो एनर्जी सोर्स है वो रिन्यूएबल कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, व्हाट आर द रिसोर्सेज, और उसके क्या रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट, व्हाट टेक्नोलॉजीज कैन हार्सन दिस रिसोर्सेज, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करने वाली है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करने वाली है यूजफुल फॉर्म में।
हाउ कैन एनर्जी बी यूज इफिशिएंटली, और जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम किस तरीके से एफिशिएंटली हम उसको यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। दिस इज वन ऑफ द मेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एनर्जी आप कह रहे हो कि दैट इज जैसे बायोफ्यूल की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली बायोफ्यूल आप बना लो, बायोफ्यूल को अगर आप बर्न करोगे तो अल्टीमेटली बायोफ्यूल में क्या प्रोड्यूस होने वाला है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने वाली है, जो कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड उसको बर्न करते जाओ, अनलिमिटेड यूज करते जाओ, इज इट राइट, करेक्ट। तो उसकी भी एक सर्टेन लिमिटेशन है कि आपको इस तरीके से उस बायोफ्यूल को यूज करना है कि आपका इन्वायरमेंट अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, इज इट राइट। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इज अ मेजर क्वेश्चन while using any energy which or any energy which can be considered in a renewable energy, correct. Environmental impact of the technology including implication of climate and climate changes, correct. and next आता है what is the cost effectiveness, cost effectiveness, is it right। कॉस्ट देखो, सोलर एनर्जी आज से अवेलेबल नहीं है, सोलर एनर्जी जब से अर्थ बना तब से अवेलेबल है, लेकिन आज भी सोलर एनर्जी का जो यूज है वो अभी बहुत ज्यादा मेजर फॉर्म में नहीं हो पाया, बहुत कम क्वांटिटी में यूज हो पाया है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, इज इट राइट। अब उस पर पिछले कई सालों से, कई डिकेड से इसमें रिसर्च हो रहा है। अब हम लोग अभी फिर भी अभी हम इस पोजीशन पहुंच चुके हैं कि सोलर एनर्जी का कुछ बहुत कम, मतलब मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फ्रैक्शन, इतना कम एनर्जी हम यूज को कन्वर्ट कर पा रहे, यूज कर पा रहे हैं, करेक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इज इट राइट। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा जिसमें कॉस्ट कम लगी, जैसे अगर मैं बात करूं फोटोवोल्टिक सेल यूज किया जाता है, सोलर पैनल यूज किए जाते हैं, करेक्ट है। आपने सोलर कुकर सुना होगा, सोलर हीटर सुना होगा जिसमें वाटर को गर्म किया जाता है, करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम बनाए गए हैं जिसमें सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके किसी ना किसी यूजफुल फॉर्म में ह्यूमन बीइंग यूज कर सके, इज इट राइट। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, अभी जैसे अभी पिछले कई सालों में, 5-7 सालों में, 10 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि ह्यूज बड़े बड़े साइज के सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं जो कई मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर यही टेक्नोलॉजी और एडवांस होती चली जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव होती चली जाएगी तो हम और ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे, इज इट राइट। So these are the 5 questions before considering any energy should be considered under renewable energy category, is it right। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनर्जी को मैंने क्या कहा कि एनर्जी को आपको इस तरीके से यूज करना है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ह्यूमन बीइंग में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इज इट राइट। उस तरीके से हमें इसको यूज करना है, इज इट राइट। तो कहता क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ब्रॉडली डिफाइंड एज लिविंग, producing and consuming, living, producing and consuming in such a manner that it meets the need of present without compromising the ability of future। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जैसे हमारे पास क्या है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें। अगर मैं सिर्फ एनर्जी के सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोल है, हमारे पास पेट्रोलियम है, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, इज इट राइट। हमने अभी तक करीब 2027 के आसपास हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 10-12 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं और कई सारे कमीशन होने वाले हैं, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर एनर्जी है तो पूरे इंडिया के हर गांव में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया जाए, करेक्ट, और हम उसको अनलिमिटेड यूज करें, इज इट राइट। अगर हम इस तरीके से उसको यूज करेंगे, या पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि जो भी न्यूक्लियर हमारे पास एनर्जी है या कोल है या पेट्रोलियम है एक सर्टेन क्वांटिटी में अवेलेबल है, और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी क्वांटिटी घट रही है, बढ़ नहीं रही है, इज इट राइट। तो हमें किस रेट से उसको यूज करना चाहिए कि हम भी उसको यूटिलाइज कर सके और हमारे आने वाली जनरेशन को भी वो बहुत ज्यादा हमारी क्वांटिटी में अवेलेबल हो,
इज इट राइट? ऐसा नहीं कि हम ही सारा कुछ यूज कर ले और आने वाली जनरेशन को कुछ बचे ही नहीं, करेक्ट? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। इस तरीके से डेवलपमेंट से कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप कुछ चीजें आप अभी से खत्म कर दोगे तो आने वाले टाइम में अवेलेबल नहीं होगा, तो वो डिस्ट्रप्शन प्रोड्यूस करेगा, इज इट राइट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि it is defined as living, producing and consuming in such a manner that it meets the need of present without compromising, हमारे present need को fulfill करे without compromising the ability of the future generation to meet their own needs, is it right? तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट होते हैं इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इन द ये ध्यान रखना, करेक्ट है, हमारी आज की नीड पूरी होनी चाहिए और फ्यूचर में जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड को ध्यान रखते हुए हमें उसको यूज करना है। तो इसी को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट द वर्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जो लेस डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लेस डेवलप, एंड बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कुछ है ही नहीं, करेक्ट है? तो डेवलपमेंट का यहाँ पे वर्ड का मतलब है कि उनको भी हम एक मेन स्ट्रीम में ला सकें, उनकी लाइफ को हम कहीं ना कहीं चेंज कर सके, इंप्रूव कर सके उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। And the concept of sustainable development first reached global importance in a seminal report of UN World Commission Environment and Development 1987। जो sustainable development word है ये फर्स्ट टाइम 1987 में आया था, करेक्ट है? एंड देन दिस हैज अ pertained slowly और and erratically into most नेशनल इकोनॉमीज। तो जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी ग्रोइंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्क कर रही है, इज इट राइट? और नेक्स्ट, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस टू बी सस्टेनेबल इट मस्ट बी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होना चाहिए? इट शुड बी सस्टेनेबल एंड इट मस्ट बी एग्जॉस्टेबल, इन एग्जॉस्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको भी यूज करते जाए और कुछ टाइम बाद वो भी खत्म हो जाए, करेक्ट है? तो वो रिन्यूएबल क्या करेगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होना चाहिए? इट शुड बी सस्टेनेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल एंड नॉट डैमेज द डिलीवरी ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, करेक्ट? इन्वायरमेंटल गुड्स, इन्वायरमेंटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एंड सर्विस इंक्लूडिंग द क्लाइमेट system, is it right? For example, to be sustainable biofuels production should not increase। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोफ्यूल को ऐसा नहीं है कि उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उससे CO2 इमिशंस होगा और CO2 इमिशन के साथ साथ एडवर्स इफेक्ट फूड सिक्योरिटी में पड़ने वाला है, करेक्ट है? जैसे कॉर्न है, कॉर्न से भी इथेनॉल बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप कॉर्न को इतना यूज कर लो कि लोगों को खाने के लिए ही ना बचे और उससे आप फ्यूल बनाए जा रहे हो, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, करेक्ट है? जैसे मैंने शुगर केन का एग्जांपल लिया, कॉर्न का एग्जांपल लिया, इन सभी से इथेनॉल बनाया जाता है। तो इनको आप इस तरीके से यूज करो कि जो फूड डिलीवरी सिस्टम है वो इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, और आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर लो और उसको इस तरीके से बर्न करो, इस तरीके से यूटिलाइज करो कि ऑल्दो इससे CO2 इमिशन है तो इतना नहीं होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट करने लगे, इज इट राइट? तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, करेक्ट? should not adversely affect the food security nor require excessive use of water and chemicals and threaten biodiversity, is that right? बायोडाइवर्सिटी को भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। To be sustainable energy must also be इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी होना चाहिए, करेक्ट है? जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करें वो अफोर्डेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बायोफ्यूल बनाया और बायोफ्यूल जो है, बायोडीजल है, वो 1 लाख रुपए लीटर मिल रहा है या 1000 रुपए लीटर मिल रहा है, जो कि एक आम पब्लिक उसको यूज नहीं कर सकती। तो ऐसा एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसी एनर्जी बनानी है जो सस्टेनेबल हो, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब ना करे, करेक्ट है? वाटर को डिस्टर्ब ना करे, वाटर को खराब ना करे, फूड सिक्योरिटी को खराब ना करे, बहुत ज्यादा CO2 इमिशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेक्ट है? कि
what is the role of sustainable what is renewable energy and how sustainably it can be used in a future, correct? Over the long term it must meet social need, compatible with social norms, and in the future indeed use of RE technologies accelerates a balance will have a struck among the several dimension of sustainable development. तो देखो ये नोट्स है, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, यू कैन ऑल्सो रीड दी नोट्स, दीज नोट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑल नेशनल एनर्जी प्लान्स इंक्लूडिंग 4 वाइटल फैक्टर्स। जब भी हम किसी कंट्री का एनर्जी प्लान बनाते हैं तो ये 4 वाइटल फैक्टर्स हैं, इनको हम लोग कंसिडर करते हैं। और वो क्या है? इंक्रीजिंग हार्नेसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली हर कंट्री जो डेवलप कर रही है या डेवलपिंग है या कुछ भी स्टेज में, कैसे भी स्टेज में है, हर कंट्री चाहती है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करना इंक्रीज कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करे। हार्नेसिंग का मतलब है प्रोड्यूस करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। जितना ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उतनी हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल में कम होगी, और जितनी फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंसी कम होगी तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, और ये जो फ्यूल है वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहेगा। इज इट राइट? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ सप्लाई एंड यूज। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जो हम हार्नेस कर रहे हैं एनर्जी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, करेक्ट? एफिशिएंसी बढ़ाई जाए जिससे हम उसकी सप्लाई को एक प्रॉपरली मेंटेन कर सके। ऐसा नहीं कि हमने प्रोड्यूस किया, शाम तक खत्म हो गया, अब आप वेट करो, नेक्स्ट डे जब प्रोड्यूस होगा तब आपको देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एनर्जी को इस तरीके से प्रोड्यूस करें, इस एफिशिएंसी से प्रोड्यूस करें कि उसकी सप्लाई कॉन्टिन्यूसली बनी रहनी चाहिए। एंड रिडक्शन इन पॉल्यूशन, ऑब्वियसली एनर्जी हम इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि पॉल्यूशन कम से कम, जैसे अभी चल रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे काफ़ी वर्क हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन इटसेल्फ, जो हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन है, उसके लिए हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम ग्रीन एनर्जी तो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल है उसको जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है। इज इट राइट? तो ये जो डेवलपमेंट है, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, आप इनिशियल स्टेज में ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा कि किस एनर्जी को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें जिससे हम हाइड्रोजन को इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकें। इज इट राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कि हम हो सकता है कि हम यूज कर सकते हैं आपका सोलर एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने से इन्वायरमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट भी हम कर पाएंगे। लेकिन फॉसिल फ्यूल को यूज करके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। करेक्ट? करेक्ट है। ये इनिशियल स्टेज में चलो एक्सेप्टेबल है कि रिसर्च हो रही है, अभी हम हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है उसको यूज करके हम किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा इसके लिए और हमारे फ्यूसल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी एंड लाइफस्टाइल। करेक्ट? जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, सिक्योरिटी इंक्रीज होगी और लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर मैं यहाँ सिंपल न्यूमेरिकल मॉडल फॉर सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो R होता है दैट इज E टाइम्स ऑफ N, वेयर R इज द टोटल एनर्जी ईयरली एनर्जी कंजम्पशन फॉर पॉपुलेशन ऑफ N पीपल्स। ये टोटल एनर्जी कंजम्पशन को बताता है जो N पीपल्स ईयरली कंज्यूम करते हैं। एंड E इज द पर कैपिटा यूज ऑफ एनर्जी एवरेज ओवर द 1 ईयर, मतलब हर आदमी डेली कितनी पर ईयर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल E। Okay, next है energy sources. There are the 5 ultimate primary sources of useful energy, that is the sun, the motion and gravitational potential of the sun, moon and earth, geothermal energy from cooling, chemical reaction and natural activity decay, and nuclear reaction, chemical reaction. These are the energy sources. Is it right? These are the energy नेचुरल एनर्जी सोर्सेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये जो एनर्जी यहाँ से मिलने वाली है अनलिमिटेड मिलेगी, यहाँ से भी जो मिलेगी ये भी अनलिमिटेड और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन मिलने वाली है। जियोथर्मल एनर्जी भी लगभग मिलने वाली है। न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास स्टैटिक क्वांटिटी में अवेलेबल है। केमिकल रिएक्शन फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, यस आर नो। तो ये एनर्जी है जो रेगुलरली कॉन्टिन्यूस हमें मिलने वाली है और ये कुछ टाइम स्पेन के लिए।
करेक्ट है दोस्तों। तो अब मैं यहीं पे इस लेसन को अब एंड करूंगा, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। करेक्ट, तो ये पीपीटी आपके पास अवेलेबल है, इसको पढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट्स द थ्री एलिमेंट ऑफ 3E। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 3E है वो किसको रिलेट कर रहा है? तो एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, एनर्जी फ्रॉम नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। विच वन इज द राइट आंसर? करेक्ट, विच वन इज द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी को ये रेफर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 3E? 3E है क्या? तो एनर्जी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, एनर्जी, कन्वे एंड इन्विजन, इन इकोनॉमिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोनॉमी। सो द करेक्ट आंसर इज एनर्जी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। एनर्जी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, 3E जो यहाँ पे आप पढ़ते हो उसका मीनिंग ये होता है एनर्जी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इज इट राइट? नेक्स्ट, sorry, which of the following energy resources is inexhaustible? Which of the following energy is inexhaustible? Natural gas, coal, sun, petrol. So the correct answer is sun. ये वो एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, बाकी सारी एनर्जी जो है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी? किस क्या शो करता है? इंटरमिटेंट कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, continuous capital and human resource investment, decrement in capital and human resource, no capital. So the correct answer is option B, that is continuous capital and human resource investment. Is it right? Economy and energy को बताता है। Is it right? So these are the few objective question, correct? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, कितने टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी है, आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, उसके टाइप क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कशन को रखा। तो चलिए फिर इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।